जब थार लॉन्च हुई थी तो हमने सोचा था कि भाई जब कभी पैसे होंगे तो एक और 4x4 गाड़ी लेंगे, क्योंकि हम कैंपिंग करने चंद्रताल वगैरह इको स्पोर्ट से जाते थे वहाँ पे। पर हम पे उस टाइम पैसे ही नहीं थे कि भाई 4x4 गाड़ी लेना। हमने सोचा कि हम अपनी इको स्पोर्ट को बेचेंगे और लोन करा लेंगे और थार ले लेंगे। समय का पहिया बदल गया और फिर उसके बाद हमने थार भी ले ली, हमने 700 भी ले ली। फिर देन उसके बाद हमने वो ली थी एक अपनी, पहले मैं सोचा था करोल बाग कराएंगे, पर करोल बाग में थोड़ा वही है, वहाँ ऐसी है जल्दबाजी में काम करते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AV008 वाट। अपने साथ रहने वाली है टोयोटा की हाइलेक्स, और ये हाइलेक्स ना बहुत यूनिक होने वाली है, दो तरीके से यूनिक होने वाली है। नंबर पहली बात कि ये कैंपर वैन है। नंबर दूसरी बात, जिनकी ये गाड़ी है वो अपने आप में बहुत यूनिक हैं और उनसे मैं आपको बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस समय आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा कि ट्रैवल वीडियोस कितनी बन रही हैं और ओवरलैंडिंग का एक बिल्कुल न्यू क्रेज़ आ रहा है। और ओवरलैंडिंग की वीडियोस जो है ना, जिनकी ये गाड़ी है भैया की, उन्होंने मतलब काफ़ी पहले शुरू कर दिया था कैंपिंग एंड ऑल। ज़्यादा देर नहीं करते, इस गाड़ी के बारे में डिटेल में उनसे ही डिस्कस करेंगे और मैं उनको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। कैसे हैं आप? बस जी बढ़िया। थैंक यू चैनल पे आने के लिए। तो सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन मैं ही दूंगा जनरली मैं सामने वाले से इंट्रोडक्शन लेता हूं। तो इनका नाम है देवेश सिंह और इनके 2 और 3 चैनल हैं आई थिंक। वैसे तो 4 हैं एक तरीके से। अच्छा, जिसमें कि भाई सारे के सारे प्रॉपर ग्रो हो रखे हैं। आज इस गाड़ी की वीडियो बनाने वाले हैं। इस गाड़ी के बारे में मुझे इन एंड आउट सब कुछ जानना है, बिल्कुल, और मेरी ऑडियंस को भी जानना है कि इसके अंदर हमें क्या कुछ मिलता है बेसिकली। बिल्कुल। अब यार, जब गाड़ी लेते हैं ना तो उसके बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज क्वेश्चन एक ऑनर से पूछेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये इतना बड़ा मॉन्स्टर ट्रक आपको कितने का पड़ा स्टॉक? ये मेरे को 34 लाख का पड़ा, 34 लाख का। 34 लाख इतना सस्ता कैसे पड़ गया आपको? इस पे अभी एक तो डिस्काउंट चल रहा था, कहीं पे 10 लाख का, कहीं पे कुछ, कहीं पे तो वो ये जिसको जहाँ जैसी डील मिल जाए। उसके अलावा कुछ और भी एसेसरीज वगैरह थी, वो मेरे को मिल रही थी, वो मैंने ली नहीं इसमें। मैंने बिल्कुल स्टॉक लिया था जैसा था, तो वो मेरे को 34 के करीब का ही मेरे को पड़ा। ऑन रोड? हाँ, ऑन रोड। और इसका इंश्योरेंस अप्रॉक्स कितना होता होगा? इंश्योरेंस इसका लगभग 1,30,000 के समथिंग कुछ है। तो इस गाड़ी के अंदर बेसिकली आपने लेने के बाद मॉडिफिकेशंस मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ कराई हैं। तो इनकी कॉस्टिंग क्या आती है, तो उस सब के बारे में आप मुझे बताओ। सबसे पहले यहाँ पे टायर्स के बारे में आप मुझे बताओ कि ये जो टायर्स हैं, ये ऑफ रोडिंग में वन ऑफ द बेस्ट टायर है। इससे ऊपर मुझे लगता नहीं इंडिया में शायद अभी तो हैं, मतलब जो एक सबसे फेमस और सबसे बेस्ट है, मतलब इसको इससे ऊपर आप कुछ रख नहीं सकते ऑफ रोडिंग में। सो ये BF गुडरिच है और मिशलिन की कंपनी का ये टायर है। और बेसिकली इसका जो साइज़ है 265/60R18 सेम ही टायर है जो कि स्टॉक आता है, साइज़ सेम है। बस थोड़ा सा इसकी जो साइड से लाइनिंग है उसका फ़र्क है, क्योंकि जो नॉर्मल टायर आता है वो साइड से कर्व आता है, और ये क्या है, ये बिल्कुल इसकी एजेस है एकदम से ऐसे शार्प एजेस हैं, तो उस वजह से थोड़ा चौड़ा ज़्यादा लगता है, जबकि सेम साइज़ है जो इसमें आता है स्टॉक का। हाँ, बस देखने ये में मुझे भी काफ़ी चौड़ा लग रहा है। हाँ, बस ये ऑल टेरेन हो गया है। और इसकी आप गिट्टियाँ वगैरह देखो, इसमें ये गुड्डियाँ कितनी मोटी मोटी सी है, तो उस वजह से ये ना ये पहाड़ों पे और ऑफ रोडिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगा। स्नो हो चाहे कुछ ही हो, कहीं पे भी हम इसे ले जा सकते हैं। तो ये टायर मेरे को पड़ा लगभग शायद 26-27 हज़ार का एक टायर था। तो और उस आपका हिसाब जो रिप्लेसमेंट वाला गया उसकी भी कुछ वैल्यू वो मिलती लगभग है? 12-13 हज़ार का एक टायर चला गया था। तो उसको जाने के बाद 27 का ये पड़ा या फिर नहीं, उसको ये इंक्लूड टोटल करके? 27 का है, उसमें से 13 आप माइनस कर दो। अच्छा, ठीक है। पहली मॉडिफिकेशन तो ये टायर हो गए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताना, जनरली मैंने लोगों को देखा है ना, अलॉयज भी चेंज कर देते हैं, बट आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, आपने अलॉयज चेंज नहीं किया। आप अलॉयस मुझे के बताओ। साथ ये है कि मुझे लगता है कि जो कंपनी देती है उससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि कंपनी ने बनाई उस चीज़ के लिए गाड़ी है। और कहीं अगर मैं बाहर से ले आऊँ और फिर वो क्रैक वगैरह हो, और वो सब चीज़ मेरे को चाहिए नहीं कि मैं बहुत कभी कहीं रफ यूज़ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो कंपनी की एक तो अलॉय की एक तो वारंटी होती है, और मुझ पर एक ट्रस्ट भी है कि भाई यहाँ कंपनी ने दिया है उसी चीज़ के हिसाब से। और ये वाले जो अलॉय है ये सेम फॉर्च्यूनर में भी आते हैं, 4x4 फॉर्च्यूनर में भी ये अलॉय आते हैं। तो ये बहुत लंबे समय से आ रहे हैं, तो इस पर काफ़ी एक ट्रस्ट बना हुआ है, और मुझे देखने में भी बहुत सही लगते हैं। मेरे को लगता है जब बोर हो जाएंगे तो इसको ब्लैक करा देंगे बस, पर बाकी बहुत देखने में बहुत सही लगते हैं मेरे को। एक देवेश भाई के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब इन्होंने जर्नी शुरू करी थी तो BMW थी इनके पास, और उसके बाद इन्होंने इको स्पोर्ट ली। उसके बाद आप बताओ कौन कौन सी गाड़ी ली? बेसिकली हाँ, मेरी जर्नी अगर आप पूछोगे तो इको स्पोर्ट से स्टार्ट हुई थी। अच्छा। और इको स्पोर्ट हमने पहली गाड़ी ली थी, तो उस टाइम पे हम मतलब मनाली में रहते थे, मतलब 1 महीने के लिए मनाली घूमने के लिए गए थे। तो वहाँ हम लोग सोचते थे ऐसे कि जब थार लॉन्च हुई थी तो हमने सोचा था कि भाई जब कभी पैसे होंगे तो एक और 4x4 गाड़ी लेंगे, क्योंकि हम कैंपिंग करने चंद्रताल वगैरह इको स्पोर्ट से जाते थे वहाँ पे। तो हमने कहा कि भाई यार अगर 4x4 गाड़ी होती तो कितना मज़ा आता। पर हम पे उस टाइम पैसे ही नहीं थे कि भाई 4x4 गाड़ी लेना। हमने सोचा कि हम अपनी इको स्पोर्ट को बेचेंगे और लोन करा लेंगे और थार ले लेंगे।
पर वो ये है कि समय का पहिया बदल गया, और फिर उसके बाद हमने थार भी ले ली, हमने 700 भी ले ली, फिर देन उसके बाद हमने वो ली थी एक अपनी सेडान ली थी, क्योंकि हमें एक सेडान का भी एक शौक ही रहता है। जिसको गाड़ियों से प्यार होता है ना, उसे हर चीज़ पसंद होती है गाड़ियों में, बिल्कुल। चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि किसी को लैम्बोर्गिनी पसंद है तो उसको ऑल्टो पसंद नहीं होगी, उसको वो भी पसंद होगी, बिल्कुल। उसको वो भी चाहिए अपने गैराज में। तो वैसे वाला सीन था। तो मैंने एक स्लाविया ली थी। स्लाविया के बाद फिर हमने अपनी ये ली महिंद्रा की स्कॉर्पियो है। ये मैंने बहुत शुरू में ही बुक करा दी थी, तो मेरी इंट्रोडक्टरी प्राइस पे आई है अब। अच्छा। तो मेरे को उस पर भी सही डिस्काउंट मिल गया था, मेरे को लगभग 1.5 लाख का डिस्काउंट मिला था। अब इस टाइम पे अगर देखोगे तो 1.5 लाख रुपये सस्ती पड़ी मेरे को। और डिस्काउंट वो भी स्कॉर्पियो एन पे, जो स्कॉर्पियो मिल नहीं जो रही मिल नहीं लोगों को। रही जो मिल नहीं रही, हाँ। जो 1.5 साल की वेटिंग है, और 1.5-2 साल के बाद भी लोग अलग से 1-1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हाँ। और मेरे को उल्टी सस्ती पड़ हाँ, गई। उनका 1-1.5 लाख वो, और वैसे 1-1.5 लाख का डिस्काउंट, तो 3 लाख रुपये की सस्ती पड़ी एक तरीके से। अरे वाह। तो वो वाली बात है। 4x4 है वो भी। फिर उसके बाद हमने जो एक फॉर्च्यूनर थी हमारे पास, तो फॉर्च्यूनर को निकाल के मैंने ये ले ली, क्योंकि यार मेरे को लग रहा था अगर ये और फॉर्च्यूनर रखेंगे तो सेम गाड़ी हो जाएगी, सेम इंजन है, सेम चेसिस है, कुछ खास ज़्यादा फर्क है नहीं। और फिर मुझे इस पर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था, मैंने कहा क्यों फॉर्च्यूनर को रखना, फिर ये रख लेते हैं, और सिटी के लिए अपना वो स्कॉर्पियो काम करेगी। एक बात तो मेरे दिमाग में आ रही है, दुनिया ना पहले फॉर्च्यूनर लेने की ही सोचती है। हाँ। और आपने फॉर्च्यूनर रख के वो भी इतनी जल्दी बेच दी। हाँ, मैंने लगभग 1.5 साल चलाई फॉर्च्यूनर, 40,000 किलोमीटर के करीब चलाई थी वो मैंने। और उसके बाद आपने ये अपडेट कर ली। 40,000 बहुत होते हैं गाड़ी के लिए, ठीक है। अब फिर लेकिन कहते हैं कि टोयोटा की गाड़ी इतनी रिलायबल होती है कि 3 लाख तक भी कहीं नहीं जाती। इसे रखेंगे ना, इसे रखेंगे 20 साल रखेंगे। इसका टाइम निकल जाएगा, इसके बाद से फिरोजाबाद रजिस्टर करवाएंगे यूपी में, वहाँ चलती है 20 साल तक। एनसीआर का चक्कर खत्म। हाँ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, ये जैसे पीछे यहाँ पे पूरा वो आता है, तो इसमें ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कैनोपी लगवाई है। हाँ, ये ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है, इससे ऊपर हाँ। ये पूरा एक कैनोपी का पार्ट है। तो बेसिकली ये आपने इसके बारे में भी रिसर्च करी थी, कहाँ से लगवानी है, क्या हाँ, करनी मैंने है? इसके मैंने बाहर तक की वीडियोस देखी थी। ये ज़्यादातर लोग सब इंडिया में यही लगवा रहे हैं, तो इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि ये एक इंडिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी इस टाइम पे इसी में आ रही है। और भी कुछ कैनोपी जो थोड़ी सस्ती भी पड़ती है, 1.5 लाख में है, जिसमें यहाँ से किचन का ऐसे निकल के आ जाता है, पूरा खुलता है पार्ट। अच्छा। और उसमें गैस वगैरह पूरा किचन का वो कैंपिंग के हिसाब से हो जाता है। ओके। पर उसके साथ ये इशू है कि वो कैनोपी एक तो लुक वाइज जितनी कुछ खास अच्छी नहीं लगती, साथ में उसमें पीछे ब्लैक ये ग्लास है, ब्लैक आता है, साइड का ब्लैक आता है, तो पुलिस वाले बाद में दिक्कत करते। अच्छा। क्योंकि मेरे को से गाड़ी को गोवा भी ले जाना है, कहीं ले जाना है, तो वहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह की जो पुलिस है वो थोड़ा दिक्कत करेगी उस side। इशू क्रिएट हाँ, करते तो हैं। मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नॉर्मल रखते हैं। अब जैसे इसका जो गिलास है आप देखोगे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कंपनी से आया, कोई पहचान नहीं सकता, हाँ है बिल्कुल। ना, नॉर्मल। इसमें डिफॉगर भी आता डिफॉगर्स है, भी दे रखे हैं जबकि उसमें डिफॉगर भी नहीं है। तो उसी बात की बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। अंदर से भी अगर देखोगे तो इसकी क्वालिटी बहुत सही है। इसके ऊपर भी हम लगभग 300-350 किलो का वजन डाल सकते हैं। तो मतलब उसके ऊपर मैं टेंट लगाना चाहूँ तो टेंट लगा सकता हूँ। टेंट मैंने आपकी वैसे वीडियो में देखा था, आई थिंक आपने ले रखा है। टेंट घर पर रखा हुआ है अभी। हाँ। तो तो वो इस पे मतलब इन फ्यूचर अपना आराम से हाँ, रूफ आ टॉप सकता टेंट हम है। इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, अभी तो प्लान है हमारा। उस कंडीशन में तो फिर नीचे भी यहाँ पे आराम से सो जाएंगे मेरे ख्याल में। 2 जन तो लोग बहुत यहाँ प्यार भी से सो सकते हैं बड़े आराम से। एक यहाँ का भी टेंट आता है, ये पूरा बंद हो जाता है। अच्छा। तो ये पूरा बंद हो जाएगा, तो यहाँ से 1-2 बंदे यहाँ सो सकते हैं। और टेंट जो है मेरे पास 4 पीपल टेंट है, 4 बंदे वहाँ सो सकते हैं। फिर एक तो पीछे गाड़ी में भी सो सकता है, तो अंदर सो जाएगा। इतने लोग तो जाएंगे भी नहीं इसमें तो। और ये कितना स्टडी अगर बैठने का पॉइंट से ये देखा पूरा क्या कहते हैं, आप पूरा इसमें 2 लोग बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सारा वेट ले सकता है लगता। ये टोयोटा खुद बोलता है। अब एक पॉइंट आता है सबसे मेन, जब इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, ये आपने कैनोपी लगवाई है, तो इसकी कॉस्टिंग हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि बहुत वीडियोस में कोई कॉस्टिंग डिस्कस नहीं करता। हाँ। तो ये एक अगर बंदा कोई चाहे अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाना, तो रफ रफ बता दो, या फिर एग्जैक्ट अगर आप बताना चाहो। 3.5 लाख में मैंने 2-3 काम करवाए थे। एक तो ये कैनोपी लगाई है, इसके अंदर मैंने इसमें गद्दे नहीं डलवाए, क्योंकि अगर चाहो तो आप पूरा मैट्रेस वगैरह का सेट इसमें लगवा सकते हो, उसका एक अलग से कॉस्टिंग है। एसी भी लगवा सकते हो उसके अंदर, अच्छा। तो उसकी भी अलग कॉस्टिंग है। मैंने कि इसकी ज़्यादा जरूरत अभी है नहीं हमको, क्योंकि ज़्यादा पहाड़ों में रहने वाली एसी की वहाँ कहीं जरूरत होगी। पर हमने कैनोपी लगवाई, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन लगवाया है इसके अंदर पूरा का पूरा। अच्छा। अंडर बॉडी प्रोटेक्शन के साथ साथ इसमें क्या कहते हैं, सेंटर लॉक लगवाया। पीछे वाले में सेंटर लॉक नहीं था। अच्छा, मतलब सेंटर लॉक से बंद हो सकता है। ये जो नीचे का जो टोयोटा देता है उसमें भी सेंटर लॉक नहीं देता है, अच्छा। तो उसमें भी सेंटर लॉक लगवाया। हाँ। उसमें तो आता है खैर, तो वो 1-2 चीज़ें करवाई, और 326 कुछ का खर्चा आया था मेरे को। बट आपने टोयोटा वालों को बिल्कुल सही निचोड़ रखा है। बहुत अच्छे से आपने इतनी सही टाइम पे डील ली। मैं जनरली जब वीडियोस बनाता हूँ ना, तो अभी जैसे दिसंबर गया, उस समय मैंने कई लोगों से कहा था, वीडियोस में अपनी बनाई थी, कि भाई दिसंबर का फ़ायदा उठा लो, साल बदलने से कुछ नहीं होता, अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो उठा लो। मैंने तो ये दिसंबर से पहले ले ली थी, दिवाली के से पहले आपने पहले ले ली थी, लेकिन डिस्काउंट्स आपने जो इस पे लिए वो बहुत इंप्रेसिव डिस्काउंट्स हैं। अब खत्म होने वाले हैं, बता रहे हैं 1 तारीख से। अब तो क्योंकि अब टोयोटा भी कह रहा है कि भाई मार्केट वैल्यू तुम गिराए जा रहे हो, गिरा रहे जाओ, ऊपर आ जा। इसके अलावा एक तो मॉडिफिकेशन ये हो गई, टायर्स हो गए, अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है इसके अंदर? बाकी अंदर हुआ है जो कुछ हुआ है, एक फॉग लाइट हुई है चेंजेस किया। अच्छा। वो मेनली वैसे मैं गया फॉग लाइट के लिए था,
पहले मैं सोचा था करोल बाग कराएंगे, पर करोल बाग में थोड़ा वही है, वहाँ ऐसी है जल्दबाजी में काम करते हैं। तो फिर मैंने बाहर एक बंदा पकड़ा, वो आप अच्छा। मेरे एक वीडियो में देख लेना, उनका नाम शायद कारमैन के नाम से कुछ है। तो ये मैंने इसमें ये एक फॉग लाइट जो है ये इसकी चेंज कराई है, क्योंकि इसकी जो लाइट्स हैं ये वाली ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जैसे पीछे से फॉर्च्यूनर आ रही है उसकी लाइट से अलग पता चल जाता है, हाँ। इसकी सेम ही लाइट है दोनों की। जो ये वाला प्रोजेक्टर बिल्कुल सेम है दोनों का, ठीक है। वाइबिंग प्रोजेक्टर आता है इनके अंदर, ये हाई और लो दोनों का यही सेम काम करता है। DRL वगैरह थोड़ी सी बड़ी है लुक वाइज, पर वैसे पूरा ओवरऑल फॉर्च्यूनर जैसी लाइट है। इसका वैसे रात में थ्रो ओवरऑल अगर ठीक है, मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, पर बहुत बुरा भी नहीं है। और इनका जो आपने अब न्यू इनका जो पहले थी उनका बहुत बेकार था, मतलब इससे बेकार फॉगलाइट मैंने आज तक किसी कंपनी में नहीं देखी होंगी। और सेम यही फॉगलाइट उसमें आती है फॉर्च्यूनर के अंदर, और हमारी जो लेजेंडर थी उसके अंदर भी सेम ही था। और उसका थ्रो कैसा था? उसका भी लेजेंडर का क्या था कि ऊपर 2 लाइट आ जाती हैं, ये जो प्रोजेक्टर 2 हो जाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा उसको कहीं ना कहीं वो कर देता है कि चलो ठीक है, जस्टिफाई कर देता है, यहाँ से आ जाती है लाइट तो यहाँ से कम होती है। तो नीचे की जो फॉग लाइट है बेकार आती है, 5 वाट के छोटे छोटे से बल्ब लगे होते हैं, कुछ होता नहीं है, LED होती है पर वो बेकार है। अभी मैंने जो लगवाई है 100 वाट की है। अच्छा। एक LED, एक 100 वाट की उधर, एक 100 वाट की उधर, तो ये रिले से लगती है वैसे तो, पर अब जो इसकी लाइट है वो इस स्टॉक लाइट ऊपर वाली मेन लाइट से 2 गुनी लाइट अकेला फॉग लाइट दे देता है। ओके। तो ये बेसिकली जब पहाड़ों वहाड़ों में जाते हैं वहाँ यूजफुल रहती है, कि भाई वहाँ पे अंधेरा अंधेरा रहता है, बहुत सारी चीज़ें। सिटी में तो इसको चलाने को भी मतलब नहीं, किसी को परेशान करने वाली बात है, जो लोग बहुत लगवा लेते हैं और आंखों में मारते हैं। चोंद हाँ, लगेगी। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सिटी में तो मैं बंद ही रखता हूँ इनको। चलो ये चीज़ हो गई। अब अंदर क्या क्या है, एक बार अंदर वो दिखाओ आप मुझे गाड़ी के। एक ये लगवाया है हमने इसमें, अच्छा, वाइजर इंस्टॉल इसका करो। वाइजर, ये तो आपने बाहर से लिया आई थिंक, ये ये भी कंपनी से ये ले सब लिया बाहर से आपने। लिया मैंने। सही है। PPF हो चुकी है इस गाड़ी पे, उसमें स्पीकर मोरेल के स्पीकर लगे हुए हैं, 3 वे सेटअप इसके अंदर आगे लगा हुआ है। तो 3 स्पीकर इधर हैं, एक ये यहाँ पे मिड लगा हुआ है, ओके। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका ट्यूटर है, और ये एक यहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा। 1 2 3 स्पीकर इधर, 3 उधर हो गए, तो 6 स्पीकर तो आगे हो गए, ठीक है। ओके। उसके बाद पीछे ऐसे ही पीछे हमने क्या कहते हैं, अगर खोल के देखते हैं पीछे, तो पीछे का भी यही सीन है कि पीछे इसमें एक स्पीकर आता है बस नीचे। अच्छा। अब हमने ऊपर एक ट्यूटर भी लगा दिया है। ओके, ये इंस्टॉल करवाया है हाँ, तो मोरेल का ये ऊपर ये लग गया है। अभी इसकी जो पीछे वाली सीट है, उस सीट के नीचे एक क्या कहते हैं हर्मन कार्डन का बेस का जो एक अंडर बॉडी का एक बेस ट्यूब जैसा आता है छोटा सा, हाँ। वो लगा हुआ है। तो वो भी लगभग 40,000 रुपये का, तो अकेला अच्छा, वही है, सबसे महंगा वो वही है। किस जगह लगा हुआ है? वो लगा हुआ है सीट के पीछे, वो जो ये वाली सीट है, अच्छा। इस सीट के पीछे काफ़ी जगह रहती है, इसमें बहुत जगह, ये खुलेगी नहीं, मतलब ये वाली तो उठ जाएगी। अच्छा, ये मतलब पूरी जाम है बेसिकली। हाँ, ये वाली उठा के देख सकते हैं, पर वो दिखेगा नहीं, यहाँ से हल्का फुल्का दिख जाए तो दिख जाए, उधर लगा होता है वो कहीं पीछे। ओके, ये तो बिल्कुल एकदम से हिडन प्लेस भी हो गई। हाँ, किसी को अपना रोकड़ा वगैरह रख के ले जाना है कोई दिक्कत नहीं। तो लेके चले जाओ उसमें। अच्छा, इसमें यहाँ पे हुक्स वगैरह भी दे रखे हैं ये। हाँ, जैसे कुछ ना कुछ लेके जा रहे हो, कोट वगैरह कुछ ऐसा, तो उसमें आप टांग सकते हो। ओके। ब्लेजर बट वगैरह। इसमें आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने आई थिंक आपकी एक वीडियो में भी नोटिस किया था कि आप बोल रहे थे यहाँ पे पीछे वाली सीट में कंफर्ट नहीं है, क्योंकि रिक्लाइनिंग एंगल कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। ये मुझे पहले ऐसा लगता था कि हाँ इसमें कंफर्ट नहीं होगा, पर अभी जैसे मैं क्योंकि फैमिली से ज़्यादा कंफर्ट तो किसको ही चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल। चलो लड़के तो कहीं भी बैठ जाते हैं, हाँ, पर हाँ। फैमिली होती है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही मैंने ज़्यादा इसमें ट्रैवल किया है। मैं मनाली लेके गया हूँ, यहाँ से हम नॉन स्टॉप भी जाते हैं मनाली वगैरह, तो वहाँ जाना। उसके अलावा बाकी भी हमने अभी ट्रिप वगैरह करी है, अभी हम स्पीति वैली गए थे, तो इसमें मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कंफर्ट नहीं है। पहले मुझे लगता था कि थोड़ी सा हाँ ये ऐसे है, मतलब बहुत ही स्ट्रेट है, थोड़ा सा पीछे को लीन होना चाहिए था, पर ये सही है। ये सीट्स मतलब बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखती हैं, और उन्हें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने पूछा भी कि किसी को कमर में दर्द या कुछ ऐसा लगा, उन्होंने कहा नहीं हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि हम फॉर्च्यूनर में बैठे हैं इसमें बैठे, उन्हें नॉर्मली लगा। अच्छा, पर हाँ सही ये है कि लगा। किसी को लेट ना हो, उस एंगल में आप बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा सा तो रहेगा, फर्क आएगा। अब सबसे मेन बात, आप इतना ट्रैवल करते हैं, ये गाड़ी लिए हुए आपको लगभग 2 महीने हो गए हैं, 2-2.5 महीने आई थिंक। ये गाड़ी चल कितनी गई? ये सर 5,000 किलोमीटर कुछ चली होगी, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा कुछ ट्रिप हुई नहीं है। अच्छा, तो भाई ये चली है अभी आप लोगों की 5,352 किलोमीटर ये चल चुकी है। और आपने फॉर्च्यूनर कितनी चलाई थी अपनी? वो मैंने 40,000 किलोमीटर चलाई थी। और XUV 700? वो मैंने 12,000 किलोमीटर चलाई थी। अच्छा। थार 10,000 किलोमीटर चलाई थी। देखो यार, मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोगों को ना वीडियोस ट्रैवल वाली पसंद हैं, तो आप एक बार भैया की इनकी वीडियो ज़रूर देखना। इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह बहुत सारी हुई हैं। अब क्या है, मोटा मोटा जो है ना, इस बजट में लेने के बाद और ये मॉडिफिकेशन के बाद भी कहीं ना कहीं ये मुझे वैल्यू फॉर मनी लग रही है। मैं ज़्यादातर गाड़ियों में मॉडिफिकेशन कराता नहीं हूँ, मुझे स्टॉक चाहिए पसंद है। पर हाँ, एक तो इको स्पोर्ट में कराई थी, तो वो गाड़ी 3 साल चली थी, मुझे लगता है इसमें कराई है तो ये तो ज़्यादा चलेगी। अच्छा। जिसमें कराते हैं फिर वो चलती है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने अपने तो टेस्ट से इसको इसमें, कितने साल तक रखने का टारगेट है? मेरा तो ये है कि अभी NCR में 10 साल चलेगी, पर यूपी के जो RC आती है उस पर 15 साल की वैसे लिखा होता है लाइफ टाइम लिखा होता है ना। तो
15 साल तक ही, उसके बाद हम अपने उधर ले जाएंगे आगरा साइड में गांव में, अच्छा। और वहाँ जाके फिर फिरोजाबाद वगैरह उधर कहीं आसपास कहीं रेस्ट करवा के और उधर चलाएंगे खेतों में आराम से। बढ़िया है ये तो खेतों मेरे में ख्याल है पहाड़ों पे वैसा कोई दिक्कत है ही नहीं, पहाड़ों में तो कोई NCR दिक्कत में। है नहीं। अगर मैंने कहीं पे वो करा लिया 20 साल तक भी, अगर इसका मैंने इसका सर्टिफिकेट वगैरह मिल गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कश्मीर में चले जाओ, वहाँ टवेरा अभी भी चल रही है। हाँ वहाँ कोई दिक्कत नहीं। भला एनसीआर में नहीं घुस सकते ना, तो हमें दिल्ली में घुसना ही नहीं, हमें जाम में क्यों घुसना है, उसके लिए हम पे है दूसरी गाड़ी। अब देखो अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, अब इसके बारे में भैया आप लोग भी जानना चाहोगे कि इतनी बड़ी गाड़ी क्या कुछ एवरेज दे देती होगी। एवरेज इसका देखा जाए तो अच्छा है, इसके इंजन के हिसाब से 2.8 लीटर का इंजन आता है, सेम ही फॉर्च्यूनर वाला इंजन है, कोई भी इतना सा भी 1 इंच का भी फर्क नहीं है इसमें। दोनों सेम इंजन सेम पावर प्रोड्यूस करते हैं, 500 Nm का टॉर्क 500 Nm के आसपास। और 204 bhp की पावर दोनों के दोनों देते हैं। तो 10 का एवरेज रहता है इसका, और हाईवे पे 11 का पहुंच जाएगा, और पहाड़ों में मैक्स में ज़्यादा नीचे जाएगा तो 9 तक जाएगा, तो कहीं 10 के करीब आप मान के चल सकते हो, 10 पे ही रहता है इसका। 10 तक का एवरेज हाँ। इतने बड़े व्हीकल से? कहीं भी चलाओ इसे आप, चाहे मैं जाता था तो पहाड़ों बहुत तेज मतलब रफ भी चला लेता हूँ इसको, तब भी ये 9 से नीचे नहीं जाता, और अगर बहुत अच्छा भी चला लो तब भी क्या कहते हैं 11-12 से ऊपर नहीं जाता। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो जनरली फॉर्च्यूनर में देखा गया था, तो डीपीएफ का जो वो था टैंक, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, तो इसमें भी वही सेम इशू है या नहीं है? इसके अंदर वो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी कर दी हैं, बस एक इशू तो है कि इसका अभी भी जो डीपीएफ है ना, वो एडब्ल्यू जो है वो आगे से डालना पड़ता है, इसका जो बोनट है वो खोलना पड़ता है, और उसमें हाइड्रोलिक स्टड्स भी नहीं आते, तो इसे खोलना बार बार वो है, नहीं तो टैंक के पास देना चाहिए था, जैसे कि थार वगैरह महिंद्रा में देते हैं, बिल्कुल, या फिर सफारी की तरह पीछे दे देते। हाँ पीछे ही देते हैं उसमें भी महिंद्रा, तो उस तरीके से देते, तो वो वाली चीज़ है, तो इसमें बार बार डालना पड़ता है। पर हाँ ये है कि पहले फॉर्च्यूनर में हर 5,000-4 किलोमीटर पर डालना पड़ता था, इसके साथ अभी तक ये चल गई है, और अभी भी इसका टैंक आधे के आसपास ही है, तो मुझे लगता है इसका शायद ज़्यादा चलेगा, 9-10 के करीब चल जाएगा, कोई आराम से चलाएगा। पहाड़ों में चलाएगा तो 8-9 तो चल ही जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है अंदर बताता भी है कि कितना है, पहले वाला बताता भी नहीं था कि फॉर्च्यूनर में कि कितना बचा है, बस लास्ट में एकदम नोटिफिकेशन आती थी कि आपकी गाड़ी 2000 के बाद, अब 2000 किलोमीटर के बाद बंद हो जाएगी, तो एडब्ल्यू डाल लो इसमें। अब कहीं आदमी कहीं ऐसी जगह हो तो ये वाले इशू अब टचवुड नहीं है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये भी रीजंस होंगे आपके अपडेट करने के। नहीं ऐसा मेरे को फॉर्च्यूनर से कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी अलग बहुत ही सही मेरे को गाड़ी लगती है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो कि हाँ चलो लेके ऐसे खड़ी हुई है, ऐसे वाला पैसा होगा तो ले लेंगे। हाँ, मेरे को सेम ही चलाने में ज़्यादा कोई फ़र्क था नहीं, और मेरे को मतलब थोड़ा फाइनेंशियली ऐसा लग रहा था कि हाँ ये एक अच्छा डिसीजन है कि हम उसको निकाल के इसको ले लेते हैं। मैंने कि उसको बेचने के बाद ये तो फ्री में ही आ रही है, वो 10 लाख का लोन भी खत्म हो रहा है। सही बात है। तो वो वाली बात है, तो वो जितने की गई एक तरीके से 42 की गई, 42 में से 10 का लोन भी जाने के बाद ये आ गई, मेरे को कोई और लोन भी नहीं था, बिल्कुल, तो उस तरीके से मैंने सोचा ये काफ़ी बेस्ट डील हो गई। अच्छा, कोई ऐसी कमी कि कुछ ऐसी हो कि जो ठीक हो जाए तो मज़ा आ जाए इसमें हाइलैक्स में? एक मुझे लगता है ब्रेकिंग इसकी थोड़ी सी सही करनी चाहिए, पीछे इसमें ड्रम ब्रेक आती है, वो फॉर्च्यूनर की एक अच्छी चीज़ थी कि फॉर्च्यूनर में चारों जो है डिस्क आते हैं, इसमें पीछे ड्रम ब्रेक आते हैं पीछे ना। इसमें सस्पेंशन तो मुझे सही लगते हैं इसके, कि पहले बोलते हैं कि लीफ स्प्रिंग है तो भाई बहुत ज़्यादा उछलेगी और कंफर्टेबल नहीं होगी। जब से इसके ऊपर ये आया है कैनोपी लगाई है, जब से इसकी लीफ स्प्रिंग बहुत सही काम करती है। मैंने 160-165 तक हाईवे पर भगाई है, और बिल्कुल ऐसे चिपक के चलती है कि बिल्कुल स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके ऊपर तो इन गाड़ियों को वैसे भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो तो फॉर्च्यूनर में भी नहीं आता 160 के ऊपर, तो क्योंकि भाई वो ऊंची गाड़ियाँ हैं, तो थोड़ा अगर हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो गड़बड़ वाली बात है। तो इतना ही बेस्ट चलेगी तो 100-120 ही है, तो उस हिसाब से बहुत सही है, और कोई साउंड वगैरह अंदर नहीं आता। अब तो मैंने इसके अंदर खैर डैम्पिंग भी करा दी है। अच्छा। सारे दरवाजों में इसके अंदर 3 लेयर की डैम्पिंग भी कराई है मैंने। अच्छा, तो साउंड बाहर का वो भी नहीं, दरवाजे भी थोड़े से उस हिसाब से थोड़ी स्टडी हो गए। हाँ, हैवी लगे मुझे भी, महसूस हुए, तो वो है। बाकी हाँ ये बस एक ब्रेकिंग वाला है, अगर ये ब्रेकिंग सुधर जाती है तो फिर ये गाड़ी मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब जैसे मैं एकदम स्कॉर्पियो चला के ऐसे चलाता हूँ, स्कॉर्पियो में चारों डिस्क है, तो वो सिटी में मुझे आदत हो गई। अब जैसे मैं चलाता हूँ मैं कहता हूँ रुक ही नहीं रही है तो थोड़ा सा टाइम लेती है वहाँ तक ये। एक चीज़ और, जैसे इसके अंदर सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, काइंड ऑफ ESC, हिल होल्ड, उनकी वर्किंग प्रॉपर है? हाँ, या कुछ वो तो आप टेस्ट कर ही नहीं सकते, 7 एयर बैग है तो कहीं ठोकनी पड़ेगी जब पता चलेगा। नहीं, लेकिन जैसे स्लिपरी रोड पे और इन सब चीज़ों पे जनरली कुछ चीज़ें चेक हो जाती हैं कि हाँ भाई आपकी स्टेबिलिटी ओवरऑल कैसी है। वो बिल्कुल बढ़िया है। इसमें जो इसके मोड्स हैं मतलब GSP वगैरह वो सब चीज़ें, मतलब मोड्स ऐसा कुछ ऐसा दिए नहीं, अपने आप ही काम करती है पूरी, तो वो सब चीज़ें हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह इसका खुद ही बढ़िया काम करता है, बहुत सही दे रखा है इसके अंदर। बाकी इसका जो गियर सिस्टम है वो बहुत स्मार्ट है, वो खैर फॉर्च्यूनर के अंदर भी सही था। जो उसका 4x4 है, नॉर्मल ऐसा नहीं कि बस 4x4 तो 4x4 है। इसका डिफरेंशियल लॉक लगा सकते हैं पीछे का, वो सब चीज़ें हैं। जैसे कि Isuzu वगैरह से कंपेयर करें तो लोग बोलते हैं वो भी तो 4x4 है, पर उसके अंदर डिफरेंशियल लॉक नहीं आता। और 4x4 का चारों टायर घूमते रहे, अगर कहीं फंस गई और क्या कहते हैं ये 2 टायर हवा में आ गए एक साइड के, और वो हवा वाले टायर घूमते रहेंगे, वो निकलेगी नहीं। क्योंकि 4x4 का फायदा क्या है, क्योंकि सारी पावर तो जो हवा में टायर घूम रहा है वही ले जाएगा। इसमें क्या है, तुम टायरों को लॉक कर सकते हो, इस टायर को लॉक करोगे और जो टायर फंसा हुआ सारी पावर वहाँ बन जाएगी, और फिर वहाँ से तुम गाड़ी को निकाल दो। और ये तो आई थिंक शायद आपकी स्कॉर्पियो में भी है। ये उसके अंदर MLD है उसके अंदर। ओके ओके।
मैकेनिकल लॉकिंग वो है उसके अंदर डिफरेंशियल, तो वो अपने आप ही काम करता है। इसमें आप मैनुअली भी सेट कर सकते हो, वो सब चीज़ें। सही है। और अब नेक्स्ट ट्रिप लंबी कहाँ लगने वाली है आपकी? अभी हम सोच रहे थे कि कहीं फ्लाइट से जाया जाए, पर अभी देखते हैं, तो अभी वो प्लान कैंसिल हो गया है। मेरे ख्याल में जब आप स्पीति भी गए हो तो आपने बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग करी की होगी इससे। हाँ, जहाँ मौका मिला, जहाँ गाड़ी जा सकती थी, सब जगह हमने इजीली बिल्कुल आराम से जा रही है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहीं ख़राब रोड है तो उस पर 70-80 चलाने पे आदमी को कॉन्फिडेंस आता है कि कोई दिक्कत नहीं है ख़राब रोड पे भी। एक होता है ना अंदर से गाड़ी बचती है, वो सब चीज़ें नहीं होती। वो फॉर्च्यूनर में भी नहीं होता था, इसमें भी नहीं होता, क्योंकि स्टिप सस्पेंशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक सबसे मेन क्वेश्चन जो है, इतनी बड़ी गाड़ी को ऑन करने की ऑनरशिप कॉस्ट, जिसमें कि आपकी सबसे मेन हो गई मेंटेनेंस कॉस्ट, तो इसकी सर्विसेज वगैरह की क्या कॉस्टिंग आती होगी? इसकी तो सर्विस अभी हुई नहीं, पर मुझे फॉर्च्यूनर की पता है, तो सेम ही इंजन है, तो सेम ही रहने वाली है। तो लगभग तो फॉर्च्यूनर की जो अगर उसकी मतलब कंपेयर करें इससे, तो पहली सर्विस तो खैर फ्री होती है, तो 1000 वाली तो चेकअप होता है, कुछ नहीं होता। 10,000 वाली में ऑयल चेंज होता है, तो वो उसमें 4-5 हज़ार का खर्चा आता है। सेकंड सर्विस में भी जो लेबर है वो फ्री रहती है, तो उसमें भी लगभग 6 के करीब का खर्चा आता है। थर्ड सर्विस मैंने उसके अंदर कराई थी, तो उसमें लेबर भी ऐड हो गई थी, तो जाके वो कहीं 10,000 के करीब का खर्चा आया था। जिसमें डिस्क पैड भी चेंज कराए तो शायद 12 या 15 के करीब आया था। नहीं, वो 20 के करीब आया था, ज़्यादा का मुझे। अच्छा। क्योंकि उसमें उसके डिस्क पैड चेंज हुए थे, उसके मैंने 1-2 चीज़ें चेंज करवाई थी। तो सही है, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से कंपैरेटिवली हाँ, जो बहुत कम है। मेजर सर्विस है वो 20,000 रुपये की है, छोटी सर्विस 5-6 रुपये में, तो और क्या चाहिए। हाँ, तो ये मतलब सबसे बेस्ट हो जाता है। हाँ। क्योंकि मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी अभी रिसेंटली, आई थिंक आपने भी देखा होगा, एक चैनल है, उसने ट्रक खींच दिया था अपनी गाड़ी से। हाँ, DCV की बात कर रहे हो आप? हाँ, उनके पास तो है। ये चीज़ तो यानी कि मतलब कहीं ना कहीं शायद फॉर्च्यूनर से भी हो सकती सेम थी, हो सकती है वो भी। हाँ, वो सेम वो भी पावर है, स्लिपरी रोड पे। सेम पावर है दोनों के अंदर। कोई उन्हें है, कोई ये कहेगा हाइलैक्स में, तो वो सेम ही इंजन है। मतलब इतनी कैपेबल है ये गाड़ी। हाँ, बस ये थोड़ा सा ज़्यादा कैपेबल इसलिए लग सकती है क्योंकि इसमें एक तो लीफ स्प्रिंग वगैरह है ना, और थोड़ा सा मतलब इसका नेचर में ऐसा लगता है गाड़ी का थोड़ा सा है एग्रेसिव ऑफ रोडिंग। हाँ, थोड़ा ऑफ रोडिंग वो थोड़ा सा है कि सिटी विटी में चलाने के लिए भी है, पर बाकी कमी उसमें भी नहीं है। वो भी सारे काम कर सकती है जो ये कर सकती है। तो चलो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें पूछ ली हैं। थैंक यू सबसे पहले आपको, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया मुझे, है ना, और इतनी प्यारी गाड़ी के लिए आपको बधाइयाँ। और आपका वो जो अभी बात थी कि दूसरी फॉर्च्यूनर साइड में लेके खड़ी कर दूँ, वो जल्दी से अपना पूरा हो आपका। बिल्कुल। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को भी अब एंड करते हैं। और आप लोग बताना अगर कुछ रह गया हो ना, तो मुझे कमेंट कर देना आप लोग नीचे, तो भाई वो चीज़ भी अपनी पूरी कर देंगे। तो चलो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को, और मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।